नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता डाइट चंपावत, उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भौतिकी भाग 1 के 6वें अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु होंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिचय और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोग, जिसमें प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2 और प्रयोग नंबर 3 सम्मिलित हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के परिचय के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो पिछले दशकों या पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है कि ऑर्स्टेड और एम्पियर जैसे वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया था कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर आपस में संबंधित है। चुंबकत्व क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। चुंबकत्व एक्चुअली में चुंबक का एक गुण है जिसके द्वारा दो चुंबक आपस में या तो आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करती है। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्युत धारा अपने आसपास रखी एक चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न करती है। इसका सेंस ये है कि अगर कोई सर्किट है जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो रही है, उसके पास कोई चुंबकीय सुई रखी हुई है सपोज, तो उस चुंबकीय सुई में इस विद्युत धारा के माध्यम से इनडायरेक्टली करंट डिफ्लेक्शन जो है वो शो होता है। ये प्रूफ हो चुका है पहले। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके विपरीत गतिमान चुंबक, यहां पे तो हमारी धारा गतिमान हो रही थी, धारा फ्लो हो रही थी और चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब बात आ रही है कि क्या इसके विपरीत गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। यानी आप समझ रहे होंगे सभी कि यहां पे धारा गतिमान हो रही थी जिसकी वजह से चुंबकीय सुई में एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब सवाल ये आता है, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कहीं पे गतिमान चुंबक है और उसके कारण किसी सर्किट में विद्युत धारा उत्पन्न हो। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है हां, ऐसा हो सकता है। इसके लिए 1830 में माइकल फैराडे, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, और जोसेफ हेनरी, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, के द्वारा प्रयोगों के माध्यम से दर्शाया गया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तनशील का मतलब यह है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक कैसी राशि है, हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि उसमें परिमाण भी है और उसमें उसकी दिशा भी शामिल है, दोनों चीजें शामिल हैं। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ यह है कि या तो उसका दिशा बदल रही है चुंबकीय क्षेत्र की, या फिर उसका परिमाण बदल रहा है, यानी उसकी वैल्यू बदल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो कहा यह गया है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। हम इस परिघटना को, अब इसी चीज को कि जो चुंबकीय क्षेत्र अगर चेंज हो रहा है तो प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र को अगर चेंज किया जा रहा है किसी भी सेंस में, चाहे उसकी डायरेक्शन बदल रहे हैं चाहे उसका परिमाण बदल रहे हैं, तो वहां पे धारा उत्पन्न होने की घटना होती है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय, दोनों चीजें शामिल हैं इसमें, विद्युत भी है और चुंबक भी है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा क्या होता है? धारा उत्पन्न होती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एक सर्किट में हमने धारा फ्लो कराई और पास में रखी हुई एक चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आ गया, अर्थात
कहीं ना कहीं वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। अब इसका उल्टा भी होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा भी उत्पन्न हो सकती है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। थोड़ा सा माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं एक काल में, उनका जीवन काल देख लेते हैं। माइकल फैराडे जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उनका जीवन काल 1791 टू 1867 रहा, और जोसेफ हेनरी का जीवन काल 1797 से 1878 रहा। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए। एक्चुअली में हुआ क्या था, सबसे पहले माइकल फैराडे एक प्रयोग कर रहे थे। जब इन्होंने देखा कि विद्युत धारा के कारण मैग्नेटिक में फ्लक्स आ रहा है, तो इन्होंने सोचा कि इसका उल्टा भी होना चाहिए, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली और उसमें जो है एक क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो ये काम ये करता है कि इसमें यहां पर 0 हुआ करता है, और ये 2 डायरेक्शंस होती है करंट की। ये केवल ये बताता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। करंट को मापता नहीं, बल्कि उसकी दिशा बताता है केवल। तो करंट की उपस्थिति को जानने के लिए इन्होंने यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक कॉइल ले ली। कॉइल के पास रखी एक मैग्नेट, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या मैग्नेट के किसी तरीके से दिशा बदलने या उसका परिमाण बदलने के माध्यम से किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है या नहीं, ये देखना चाह रहे थे। तो जब यहां पे मैग्नेट रखी, तो मैग्नेट रखने से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के रूप में चल रहा था, उनको खुद पता नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है। धीरे से उन्होंने मैग्नेट को खिसकाया और इस कॉइल के अंदर ले गए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। काफी दिन तक ये एक्सपेरिमेंट उनका चलता रहा। फिर लास्ट में उनको लगा कि ये ऐसा होता ही नहीं होगा, केवल करंट के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती होगी, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से करंट फ्लो नहीं होती होगी। उनको तो इसका एक पूरा स्टोरी है जो उन्होंने किया था। तो उनको एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के मैग्नेट को जोर से फेंक दिया। जैसे ही मैग्नेट को जोर से फेंका, वो कॉइल के अंदर से क्रॉस करी, और जैसे ही क्रॉस करी, थोड़ा सा यहां पे डिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया। एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। अब उनको लगा कि ये उस समय क्यों नहीं आ रहा था जब वो इसको फ्लो कर रहे थे। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब वो मैग्नेट को थोड़ा स्पीड कम से फ्लो कर रहे थे, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर उतना सेंसिटिव नहीं था, उतना सोफेस्टिकेटेड नहीं था कि उसमें करंट फ्लो का पता लग पाता। उतना पावरफुल गैल्वेनोमीटर नहीं था। करंट तो फ्लो हुई थी उस वक्त भी, लेकिन इतने माइक्रो एम्पियर की करंट थी कि वो उसमें शो नहीं हो पाई, उसमें दिख नहीं पाई, प्रदर्शित नहीं हो पाई। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने, जब गुस्से में जब भी कोई चीज फेंकते हैं तो बहुत तेज फेंकते हैं, तो जैसे ही स्पीड तेज हुई, वैसे ही यहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इतना हो गया, इतनी तेज करंट फ्लो हो गई इस कॉइल में, कि यहां पे उस कॉइल के कारण यहां पे डिफ्लेक्शन हमारी आंखों को दिखने लगा। तो उनका एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कंफर्म हो गया। अब उन्होंने उसको कई तरीके से करने की कोशिश की है। जैसे अब ये एक कॉइल है, इसको हम इस तरीके से समझ पाएंगे। ये एक कॉइल ली है, इस कॉइल को कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नीडल है जो उस करंट की डायरेक्शन को बताएगी कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। यहां पर एक बार मैग्नेट ले ली, जिसको दंड चुंबक के नाम से जानते हैं, दंड चुंबक।
इसका इसके दो पोल होते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पोल को कॉइल की साइड रखा, और रखने जैसे हम रखते हैं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, करंट कोई फ्लो नहीं हो रही थी उस समय। जैसी कॉइल की तरफ तेजी से धक्का दिया तो करंट फ्लो हो गई और गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आ गया, जिससे हमें पता लग गया कि करंट फ्लो हुई। ये क्या है? कुंडली है। कुंडली एक्चुअली में एक सुचालक पदार्थ की बनी होती है, किसी भी सुचालक का माना जा सकता है कुंडली, या इसको लूप भी कह सकते हैं, जिसमें करंट जो है वो इजीली फ्लो हो जाए। ठीक है, ये जो हमने शो किए हैं, ये जब भी हम कोई बार मैग्नेट बना रहे हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि ये जो है चुंबकीय रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहते हैं इनको। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे इसको धकेला तो यहाँ पे धकेलने में क्या है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो चीजें होती हैं उसमें। एक होता है आपका परिमाण, यानी उसकी वैल्यू कितनी है, और एक होती है उसकी दिशा। दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होता है। उन्होंने जैसे ही धक्का दिया तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, जो ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। यानी जैसे जैसे हम इस मैग्नेट से दूर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का गैप जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड कम है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, चुंबक के पास सबसे ज्यादा उसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो जैसे इसको धकेला तो क्या हुआ, क्या मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या हुआ, यहां गैल्वेनोमीटर में की सुई हिल गई। सुई हिलने का मतलब सर्किट में कहीं ना कहीं करंट फ्लो हो गई। ठीक है, उन्होंने नोट कर लिया कि ये सुई इस तरफ राइट डायरेक्शन में टर्न हुई थी। अब उन्होंने क्या किया कि उस बार मैग्नेट को पहले हमने धक्का दिया था, अब उस बार मैग्नेट को कुंडली के अंदर रख के और एकदम से खींचा बाहर को। यानी पहले हमने इस डायरेक्शन में मूव किया था मैग्नेट को, नेक्स्ट स्टेप में हमने किस डायरेक्शन में मूव किया, ऐसे मूव किया। जब हम ऐसे मूव कर रहे थे नॉर्थ पोल को, तो करंट फ्लो कुछ उस तरीके से हो रही थी और गैल्वेनोमीटर की सुई राइट को टर्न हुई थी। जैसे ही हमने मैग्नेट को बाहर की तरफ मूव किया, करंट फ्लो उस समय भी हुआ, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, गैल्वेनोमीटर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो उसने जो डायरेक्शन शो की है वो इधर वाली शो की, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई। जब हम टुवर्ड्स द कॉइल जा रहे थे तो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, जैसे ही हमने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को मूव कराया तो उसके बाद एकदम से डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अब इसी में कुछ और किया उन्होंने। क्या किया कि अब की बार हमने क्या किया है, इस मैग्नेट को स्थिर रख दिया। इस मैग्नेट को स्थिर रखने के बाद ये जो कॉइल वाला पोर्शन है, इस कॉइल को मूव कराया, तो बहुत हल्का सा मूव कराया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। हालांकि करंट उस वक्त भी फ्लो होती है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो करंट फ्लो होती है। ये हो सकता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर उतना सोफेस्टिकेटेड ना हो कि हम उसको देख पा रहे हैं, बहुत ही कम एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो क्या हुआ, इस कॉइल को अब की बार हमने चुंबक को स्थिर रखा हुआ है और कॉइल को मूव कराया है। जब कॉइल को मूव कराया, जैसे ही टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव कराया, कॉइल को मैग्नेट की तरफ एकदम से तेजी से मूव कराया, तो तेजी से मूव कराने पर इसमें डायरेक्शन आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो हिलने लगी। हिली, गैल्वेनोमीटर की निडल हिली, इसका मतलब हमें पता लग गया कि इसमें कहीं ना कहीं करंट फ्लो हुई है। ठीक है, इसके बाद अभी हमने कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले गए थे, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कॉइल को मैग्नेट की तरफ से
दूर करने की कोशिश की और बहुत तेजी से दूर किया और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। यानी इसका अर्थ ये है कि या तो हम मैग्नेट को मूव कराएं या फिर कॉइल को, किसी भी एक चीज को मूव कराएं, तो कहीं ना कहीं करंट फ्लो होता है। और मैग्नेट या कॉइल को मूव कराने का अर्थ ये हो गया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित होने से क्या होता है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है या विद्युत धारा की उत्पत्ति हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है करंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया, पूरी प्रोसेस को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इतना करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला है कि कुंडली में वैद्युत धारा की उत्पत्ति यानी प्रेरण, जिसको हम इंडक्शन के नाम से भी जान रहे हैं, चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन, चाहे वो मूव करे चाहे ये मूव करे, दोनों में से कोई भी ये मूव करे तो वो रिलेटिव मोशन हो जाता है, का प्रतिफल होता है। अभी हम इसमें या तो हमने मैग्नेट को मूव कराया है या फिर कॉइल को मूव कराया है, तो ये रिलेटिव मोशन हो गई एक दूसरे के। या फिर एक कंडीशन इन्होंने और चेक की थी कि दोनों चीजों को, मैग्नेट को भी मूव कराया और कॉइल को भी मूव कराया, दोनों को अलग अलग स्पीड से मूव कराया, उस समय भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, यानी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था। तो ये सारी चीजें, सब चीजें शो करती हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी से रिलेटेड एक दूसरा स्टेप इन्होंने यूज किया। अब इसमें क्या किया है कि एक कॉइल C1 जो प्रथम कुंडली थी हमारी, वो एज इट इज रखी हुई है और जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां पर हमने चुंबक की जगह दूसरी कॉइल रखी हुई है और उस कॉइल में बैटरी लगा दी है। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसी कॉइल में या किसी भी क्लोज सर्किट में इस तरीके से बैटरी लगा देते हैं तो वहां पे क्या शो होता है, चुंबकीय क्षेत्र शो होता है। यानी चुंबक की जगह अब हमने ये वाला पूरा स्टेटस लगा दिया, स्टैप लगा दिया पूरा, क्योंकि अभी हमने प्रथम स्लाइड में ये पढ़ा था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने करंट फ्लो करा दी, बैटरी है, फिक्स करंट फ्लो हो रही है। तो बैटरी के माध्यम से जब करंट फ्लो फिक्स हो रही है तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका परिमाण फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी की विद्युत धारा फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसको हम एक चुंबक मान सकते हैं। जैसे हमने वहां पे दंड चुंबक का यूज किया था उसी तरीके से इसको एक चुंबक की जगह इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, जो इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट था, उसमें इन्होंने क्या किया, जो द्वितीय कुंडली वाला पोर्शन था उसको मूव कराया। अब ये उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से मैग्नेट काम कर रही थी वहां पर, दंड मैग्नेट। ठीक है, इसको जैसे ही मूव कराया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो गया। मतलब ये हुआ कि कुंडली C1, जिसको हम प्रथम कुंडली नाम दिया है, उसमें करंट फ्लो होने लगी। फिर से इसको स्टॉप कर दिया और उठा के इस सेकंड द्वितीय कुंडली को उन्होंने वहीं रखा हुआ था और जो प्रथम कुंडली थी जिसमें जहां पे करंट फ्लो की उम्मीद थी उसको जो है मूव कराया। जैसे ही मूव कराया तुरंत करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। इस तरीके से दोनों को मूव करा के वही चीजें चेक की जो वहां पे दंड मैग्नेट से, दंड चुंबक से की थी। तो इसका अर्थ ये निकला है कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा को प्रेरित करती है। यानी दो कुंडलियां हैं और उनकी अगर कोई रिलेटिव मोशन कराई जाए, चाहे एक कुंडली को मूव कराएं, एक को स्टेबल रखें, चाहे दूसरी को मूव कराएं, पहली वाली को स्टेबल रखें, या फिर दोनों को किसी ना किसी स्पीड से मूव करा रहे हैं, यानी रिलेटिव मोशन वाली उसमें बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है।
इसी पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। अब क्या किया है, दो कुंडलियां उसी तरीके से ली हैं, एक कुंडली C1 ये कुंडली है, उसी तरीके से कुंडली मतलब एज ए क्लोज सर्किट, और ये दूसरी कुंडली है C2। स्ट्रक्चर वही है जैसा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में लिया था, केवल डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने एक कुंजी नहीं लगाई थी, ये आप देख रहे हैं, यहां पे एक दाब कुंजी लगा दी है। दाब कुंजी का ये रहता है कि उसको इंस्टेंटेनियसली हम दबा सकते हैं, क्षणिक दबा सकते हैं, उसके बाद उसका जो स्विच है ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, जस्ट ए पुश बटन कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम दोनों कुंडलियों में से किसी को मूव नहीं करा रहे हैं। अब क्या कर रहे थे, जैसे ही दाब कुंजी को दबाया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी करंट फ्लो हो गई। दबाने के बाद तुरंत छूट गई वो, जैसे ही छोड़ा गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन नहीं आया। दबाने के बाद अगर वो कुंजी को दबाए रहे, सर्किट क्लोज है, दबाए रहे, करंट फ्लो नहीं हो रहा था। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जब ये इस तरीके से सर्किट क्लोज था तो वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था। वो तब हो रहा था जब हम इस पूरे सिस्टम को मूव करा रहे थे। अभी हम मूव नहीं करा रहे, तो कुंजी को जब दबाए रहे तो सर्किट क्लोज हो गया, क्लोज हो गया तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि इसका मूवमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही कुंजी को छोड़ा, छोड़ते वक्त करंट फ्लो हो गया, यानी कुंजी को दबा रहे हैं तब करंट फ्लो हो रहा है तुरंत, और फिर जैसे ही छोड़ दे रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति, जो हमने अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, गति ही नहीं अपितु दाब कुंजी को, दाब कुंजी ये है जिसको की भी कहते हैं, दबाने से भी गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षोभ यानी इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन होता है। जैसे दबाते हैं तुरंत इसमें यहां पे कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके माध्यम से माइकल फैराडे और हेनरी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कहीं ना कहीं कॉइल के या चुंबक के या कुंडली के मूवमेंट के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये मूवमेंट है क्या, ठीक है। तो एक वर्ड आता है जिसको हम जानते हैं, पिछली कक्षा में भी थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा था, ये वर्ड है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ये जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। थोड़ा सा जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स इज अमाउंट ऑफ समथिंग, साधारण भाषा में बात करें ओनली फ्लक्स की, अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एक सिंपल सी बात है कि हमने एक स्लेट ले ली है, सपोज रेक्टेंगुलर स्लेट ले ली कोई, ठीक है, जैसा चित्र में बना हुआ है, ये रेक्टेंगल स्लेट ले ली, इसके थ्रू मैग्नेटिक फोर्स, ये लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हैं, ये शो हो रहा है, ये क्रॉस कर रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर B है आपका, और इस स्लेट का एरिया A है, तो इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है वो होगा B.A। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल A वाले समतल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स जो फाई से डिनोट होता है, इसको फाई बोला जाता है, फाई, फाई इज इक्वल टू होता है B.A। अब B.A मीन्स पिछली कक्षा में पढ़ा है, डॉट और क्रॉस
मल्टीप्लीकेशंस, तो बी डॉट ए मीन्स बी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली में मैंने अभी बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में कि जो चुंबकीय फील्ड वो होता है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसकी वैल्यू परिमाण और एक होती है उसकी दिशा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू तो बी है, अब दिशा की बात करते हैं। तो दिशा इस स्लेट से कितनी दिशा है उसकी, वो थीटा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है हमारी और स्लेट की डायरेक्शन ये जा रही है, दोनों के बीच का एंगल जो है इसको हम थीटा के नाम से जानेंगे। कितना एंगल पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस स्लेट को टकरा रही है उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। इसको और थोड़ा सा देख सकते हैं कि सपोज चुंबकीय क्षेत्र बी और ये जो ए है, ये आपकी जो स्लेट है इसका एरिया है, ये जो स्लेट बनी है इसका जो एरिया है वो ये है ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र और स्लेट का एरिया और उसका एंगल, इन तीनों चीजों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। और इस फ्लक्स के चेंज से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो स्लेट हमने ली थी, ये तो हमने प्लेन स्लेट ली थी, हो सकता है कोई स्लेट इस तरीके की भी हो सकती है, कोई एरिया इस तरीके का भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमने लिया था ये प्लेन स्लेट ली थी और इसका एरिया हमने ए मान लिया था। सिंपल सी बात थी कि एक रेक्टेंगुलर स्लेट है, आयताकार प्लेट है, उसका एरिया निकालना बहुत इजी है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, निकाल लिया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि स्लेट के स्थान पर इस तरीके की कोई चीज है और वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है अलग अलग तरीके से, ऐसे डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड चलिए मान लिया एक ही है, एक मैग्नेट रखी है, ये एन हो गया, ये एस हो गया, मैग्नेटिक चलिए बी आपका फिक्स हो गया, लेकिन बी के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां पे तो हमारी पैरेलल थी, तो सब एक ही पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लाइंस ऑफ फोर्सेस अलग अलग तरीके से चल रही हैं, उनका एंगल अलग है, उसके साथ साथ जो ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये भी, इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया है। तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में मान लेते हैं हम। इस पार्ट का एरिया हमारा DA1 DA2, अलग अलग पार्ट का एरिया अलग अलग है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे काउंट हो, जहां पे हर बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है और साथ साथ में एरिया भी बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ओवरऑल उसको समेशन के रूप में लेते हैं तो फाई जो है, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जान रहे थे, उसको इस पोर्शन में कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे और उनका अलग अलग एरिया होगा। मान लिया उसमें आई पार्ट्स हो गए हमारे, आई नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B1 DA1 हो गया, DA उसका एरिया हो गया उस छोटे से पोर्शन का। दूसरे पार्ट का B2 DA2 हो गया, प्लस तीसरे पार्ट का एंड सो ऑन, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर सभी का हम लेना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके से इस फॉर्मूले को क्या किया जा सकता है, उसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है, सामान्यीकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिग्मा BI डॉट DAI, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सिंपल सी बात है कि सपोज किसी मैग्नेटिक फील्ड 2.5 है मान लिया, टेस्ला, ठीक है, उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, उसका कुछ एरिया है ये इधर से 0.5 × 10⁻⁴
-2 मीटर एरिया है, ठीक है। यहां पे अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो वी नीड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लिया एंगल थीटा जो है वो 0 है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बी डॉट बी ए कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला था फाई निकालने का, फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 2.5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। दो चीजें और हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग नो डायरेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो हम नोट कर लेंगे वेबर या टेस्ला वर्ग मीटर होता है। अभी तक जो हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में जो भी हमने चर्चा की है उसके आधार पे कुछ मूल्यांकन प्रश्न हैं जो रिक्त स्थान के रूप में दिए गए हैं। आइए उनको एक बार देख लेते हैं। पहला बिंदु है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में खाली स्थान दिया गया है उत्पन्न करता है। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक क्षणिक विक्षोभ या विद्युत धारा। तो हमने पढ़ा था कि जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है वो बंद कुंडलियों में क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति ही नहीं अपितु दाब कुंजी दबाने से भी गैल्वेनोमीटर में खाली स्थान है उत्पन्न होता है। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक विक्षोभ और दूसरा विद्युत धारा। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका विक्षोभ, क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित इस पूरे वीडियो में हमने चर्चा की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिचय और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज संबंधी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के प्रयोग, जिसमें 3 प्रयोग सम्मिलित थे, प्रयोग 1, प्रयोग 2 और प्रयोग 3। इससे संबंधित एक गृह कार्य जिसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। दैनिक जीवन में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज संबंधी माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के प्रयोगों पर आधारित जो हमारे उदाहरण हैं उनको खोजकर एक सूची बनाने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो आज के सत्र में इतना ही, और जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। सभी का धन्यवाद।